हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ का सही से ख्याल रख रहे होंगे। मैं दिलीप कुमार, जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ट्यूटर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि पढ़ने में मज़ा आने लग गया है, बिल्कुल आने लग गया है, कमेंट से पता चल रहा है धीमे धीमे। जिन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है वो कंटिन्यू देखते रहे, अपने आप मज़ा आ जाएगा। क्लियर है ना। क्योंकि मज़े के लिए क्या है, यहाँ पढ़ना है कि सर मज़े के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और मज़ा ले लेते हैं। तो आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इससे पहले ही क्या है, सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि सबको पता है, आज की जो क्लास है हमारी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की है। इससे पहले 3-4 लेक्चर भी हो चुके हैं। हमने बेसिक चीज़ों को क्या है, सीख लिया है। क्लियर है ना। लोड को सीख लिया है, लोड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से लोड कहाँ एक्ट करते हैं और किस किस लोड का इफेक्ट क्या आने वाला है, कौन किसके परपेंडिकुलर होता है, कौन किसके पैरेलल होता है। अगर क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो सारी चीज़ों को हमने सीख लिया है। अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेंडिंग मूवमेंट के बारे में, जिसमें अगर वर्टिकल बेंडिंग है तो न्यूट्रल सरफेस किस प्लेन में होगा, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगी और न्यूट्रल एक्सिस किस एक्सिस से कॉन्साइड करेगी। क्लियर है ना। दूसरी चीज़ हमने फिर लास्ट में देखा था कि सपोर्ट्स क्या होते हैं। सपोर्ट्स हमेशा बीम को सपोर्ट करने के लिए काम आते हैं। तो अगर सपोर्ट करेंगे तो किस किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या रिएक्शंस आ सकती है, हमने लास्ट क्लास में सब कुछ क्या है देख लिया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिसने अभी लास्ट क्लास नहीं देखी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले क्या करें, वो वाली क्लास देखें, उसके बाद फर्दर क्लास को कंटिन्यू रखें। क्योंकि अगर जब तक वो वाली पिछली वाली क्लास नहीं देखोगे तब तक फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। धीमे धीमे से हमको क्या है, चीज़ों को सीखना है। क्लियर है ना। ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेज नहीं रखी हैं, इसीलिए 30-30 40-40 मिनट की क्लास हैं। आराम से देखो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है। तो आज हम पढ़ेंगे बीम्स के बारे में, क्योंकि कल सपोर्ट्स पढ़ लिया, अब सपोर्ट्स के ऊपर बीम रखी जाएगी। और बीम रखी जाएगी तो बीम को भी कई तरीके से कैटेगराइज किया गया है और उन बीम्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बीम है और किस बीम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस किस बीम पे आते हैं अगर लोडिंग कंडीशन में लगाता हूँ तो। और यहीं से डिफाइन होता है कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होती है और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम क्या होती है। क्या इतना क्लियर सबको। क्या बोला, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम क्या होती है और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम क्या होती है। तो ये दोनों चीज़ें हम क्या है देखनी है, कौन सी बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेंट होगी, कौन सी बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट होगी। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखना कि किसी को कुछ भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद सारे कंसेप्ट में क्या है, 1 बाय 1 सबके क्लियर कर दूंगा कि हमको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे दिमाग में कंसेप्ट समझ आ गया तो हम चीज़ों को ज़्यादा देर तक क्या कर सकते हैं, हम याद रख सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम उनको क्या कर सकते हैं, याद करके रख सकते हैं। क्लियर है ना। इधर देखो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बीम्स की, और सबको पता ही है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या है सेशन है और किस किस एग्जाम के लिए हम स्टडी करते हैं वो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है ये वाला सेशन। ये हमारा गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, यूपी के स्टेट का कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल के पीएससी एग्ज़ाम जो होते हैं, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, उसके बाद क्या हो, पीएसयूज़ का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, और एसएससी जी कोई सा भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए क्या है बेनिफिशियल है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सारे पेपर में पूछा जाता है और भर भर के आता है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है ना। इसीलिए हमने सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया है। इसके बेसिक्स को भी समझना है और इस सब्जेक्ट को भी समझना है, क्योंकि जब तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमको नहीं समझ आएगा, हम एक और टॉपिक है, इससे लिंक टॉपिक है, वो मशीन डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, उसको भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा वो सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करूँगा जो उनके बेसिक्स हैं। हो सकता है थ्योरी ऑफ मशीन हम पहले स्टार्ट ना करें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पहले पढ़ाएं। क्लियर है ना। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ चीज़ें में दिक्कत आने वाली है, क्या चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आने वाली है। अगर बेसिक्स नहीं आता है तो वहाँ कंसेप्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या इतना क्लियर सबको। क्लियर है। अगर सबको क्लियर है तो एक बार क्या करो, जल्दी से जल्दी क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्लियर है ना। अगर तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो पहले क्या करो, रेड सब्सक्राइब का वो बटन दिख रहा होगा, उस पर क्या करो, प्रेस करो। क्लियर है। इधर देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं और हम डिस्कस करेंगे अपना सेशन। क्लियर है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। यहाँ पे बात करेंगे बीम की। पहले तो बीम समझ लेते हैं होती क्या है, कि अगर कल को कोई पूछने लग जाए कि सर क्या सर, इधर देखते रहो, मज़ा आ जाएगा, इधर देखते रहो, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, हमेशा नोट्स खुद से बनाने, याद रखना।
क्लियर है ना। नोट्स क्या करने हैं, खुद से बनाने हैं। यहाँ सेशन के जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसके साथ ही साथ क्या करो, नोट्स बनाते रहो। पॉज कर लिया करो बीच में, नोट्स बना लिया, फिर समझ लो, फिर नोट्स बना लिया, और मज़ा आने लगेगा और बहुत अच्छे से चीज़ें क्या होंगी, समझ आएंगी। अब हम बात कर रहे हैं सर ये बीम एक्चुअल में होता क्या है, अब इसको डिफाइन कैसे करें। कल को डेफिनेशन भी अगर कोई पूछ लेता है कि बीम को कैसे डिफाइन करना है, तो इधर देखना, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, सबको समझ आएगी। इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, इट इज अ structural member which is subjected to transverse shear load during its functionality, क्लियर है ना। अब इधर देखना, यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका ये मेंबर है। पहली चीज़ तो क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का क्या है, ये मेंबर है, और ऐसा मेंबर जिस पे क्या लगा हो, ट्रांसवर्स शियर लोड लगा हो अपने काम के दौरान। फंक्शनलिटी का मतलब जब ये मेंबर यूज हो रहा हो उस दौरान कौन सा लोड लगा होना चाहिए, ट्रांसवर्स शियर लोड लगा होना चाहिए। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं सर क्या सर ये ट्रांसवर्स शियर लोड क्या है। कोई पूछ भी मत लेना गलती से, जिसने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो लेक्चर क्या है पहले देखने हैं, उसके बाद आगे के लेक्चर को फॉलो करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करा चुका हूँ, बड़े अच्छे से डिस्कस करा चुका हूँ कि ट्रांसवर्स शियर लोड क्या होता है, सबको पता होगा। ट्रांसवर्स शियर लोड जो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लग रहा हो, दो तरह के हो सकते थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सबको क्लियर होगा। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बीम पे ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहा है या फिर किसी भी मेंबर पे ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहा है अपने काम के दौरान, उसी मेंबर को क्या बोल रहे हैं, बीम बोल रहे हैं। इधर देखो, अब आ जाएगा मजा। लो कि सर ये हमने रख दिया, हम तो इसको रोड बोलेंगे सर, रॉड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रॉड बोलेंगे, क्योंकि रॉड जैसी दिख रही है। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो इसको साफ्ट बोलूँगा, बिल्कुल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो इसे सर्कुलर बीम बोलूँगा, बिल्कुल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये है तो एक ही मेंबर, इनको तीन तीन नाम से कैसे बोल सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये एक ही मेंबर है लेकिन इसको तीन तीन नाम से हम कैसे बोल सकते हैं। क्या फील नहीं हो रहा कि इसको हम डिफाइन करने के लिए इसके एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉफ्ट बोल रहा हूँ तो यही मेंबर पावर ट्रांसमिशन करने का काम आ रहा होगा। देखो मज़ा आ रहा है, यही मेंबर पावर ट्रांसमिशन करने का काम आ रहा होगा तो इसको हम सॉफ्ट बोल देंगे। और अगर यही मेंबर शियर लोड को बियर कर रहा होगा, इसी को हम क्या बोल देंगे, बीम बोल देंगे। क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। और यही मेंबर अगर रॉड की तरह काम करेगा तो इसको क्या बोल देंगे, रॉड बोल देंगे। एक्सियल कोई भी लोड लगा दो इस पर, हमने एक रॉड बना दी, इसको एक्सियल लोड लगा दो। तो ड्यूरिंग इट्स फंक्शनलिटी कौन सा लोड लग रहा है, उस लोड की वजह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक और डिफाइन कर सकते हैं, देखो कॉलम, अभी आगे पढ़ाएंगे जब कॉलम एंड स्टड्स पढ़ेंगे तब, कि अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूं इसी मेंबर को और दोनों तरफ से फिक्स कर दूं और लोड लगा दूं कंप्रेसिव, इट इज़ नॉन एज कॉलम। क्लियर है ना। मीन्स इसी मेंबर को हम डिफरेंट तरीके से बुला सकते हैं। कब, जब इसकी फंक्शनलिटी के दौरान क्या एप्लीकेशन है, उसी के बेसिस पे हमने मेंबर्स को क्या किया, डिफाइन किया। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, वेरी गुड, इधर देखो। अब मैं बात कर रहा हूँ सर हमको बीम तो पता चल गया क्या है, अब ये बीम बता दो सर कौन कौन सी होती है। इधर देखना, मैं बीम को दो कैटेगरी में डिफाइन कर रहा हूँ, समझते रहना इधर कि सर मैं बीम को क्या कर रहा हूँ, दो कैटेगरी में डिफाइन कर रहा हूँ। कि दो कैटेगरी क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। एक को बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, क्या बोलते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। लो मजा आ गया सर, बिल्कुल मजा आ रहा है। इधर देखो, दूसरा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, क्या है ये, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। क्या इतना क्लियर सबको। एक तो हो गया स्टैटिकली डिटर्मिनेट, एक हो गया स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। सबके दिमाग में अब एक ख्याल आने लग गया होगा, और ख्याल आना क्या है, बहुत ज़्यादा उचित है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, जायज़ है कि सर ख्याल तो आना चाहिए कि ये क्या लिख दिया स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, इसको एक्सप्लेन तो करो। बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले इनकी कैटेगरी समझ लेते हैं कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट में कौन कौन सी बीम आएंगी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट में कौन कौन सी बीम आएंगी। इधर देखो, क्या मैं बना दूं, लो बना दूं कि सर स्टैटिकली डिटर्मिनेट में तीन बीम आती है,
कौन कौन सी है वो बीम, इधर देखना। एक बीम को बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, सबको पता है कैंटिलीवर बीम। दूसरी बीम होती है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। और तीसरी जो बीम होती है क्या होती है, कोई बताएगा? लो, ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग हो जाता है ना, कैसे होता है? सोमरस पी के, इधर देखना, वो नहीं पीना, इधर ओवर हैंगिंग बीम। यहाँ वो वाला ओवर हैंगिंग नहीं है जो ज़्यादा समझ रहे हो, ओवर हैंगिंग हो गया। इधर देखना कि 3 तरह की बीम हमने यहाँ पर डिस्कस की है स्टैटिकली डिटरमिनेट में। एक कैंटिलीवर बीम, एक सिंपली सपोर्टेड, एक क्या है? ओवर हैंगिंग बीम। इधर देखते रहना। अब बोलोगे सर हमने इनको ओवर हैंगिंग और सिंपली सपोर्टेड को और कैंटिलीवर बीम को इस कैटेगरी में क्यों डाला? इसी को भी प्रूफ करेंगे अभी, इसको भी प्रूफ करेंगे, इसको भी प्रूफ करेंगे। टेंशन किसी को नहीं लेनी है, बस अभी कैटेगरी को समझना है और मैं तुरंत बता दूंगा कि क्यों हमने डाला है। पहले हम इनकी डेफिनेशन समझेंगे, स्टैटिकली डिटरमिनेंट कब बोलेंगे और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट कब बोलेंगे। जैसे ही हमको डेफिनेशन पता चल जाए फिर मैं इनके प्रूफ बताऊंगा। एक एक एग्जाम्पल लूंगा दोनों का और दोनों को प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाकी का खुद ही प्रूफ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर देखना। दूसरा, यहाँ पे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट में भी 3 बीम्स हैं और तीनों बीम क्या क्या हैं? इधर देखना। पहली बीम जिसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम, इधर देखना, कॉन्टिन्यूअस बीम। दूसरी बीम इसे बोलते हैं फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम, अभी बताऊंगा ये सारे रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है। तीसरी बीम उसे बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर, इसका नाम शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना हो, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। नहीं सुना तो अब सुन लो, कैंटिलीवर बीम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत क्वेश्चन आए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन बीम के बेसिस पे। एसएफडी, बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पूछ लेगा, डिफ्लेक्शन पूछ लेगा, बीम लगा देगा इनमें से कोई सी भी 6 बीम में से कोई सी भी एक बीम पे क्या है लोडिंग कंडीशन लगा देगा, बोलेगा शियर फोर्स बताओ मैक्सिमम कहाँ होगा, बेंडिंग मूवमेंट बताओ मैक्सिमम कहाँ होगा, और किस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, किस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 होगा, किस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन उन सब चीज़ों को निकालने से पहले हमको ये बीम्स भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे फर्दर। क्या इतना क्लियर है सबको? ये नाम सबको क्लियर हो गए। ये टेबल एसएससी जेई जितने भी छोटे चुन्नू मुन्नू से पेपर होते हैं, चुन्नू मुन्नू का मतलब जिसमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे प्रूफ आता हो चाहे ना आता हो। लेकिन प्रूफ बताएंगे, ऐसी बात नहीं है कि प्रूफ ना बताएं, कि उसके लिए ये टेबल क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रूफ आए चाहे प्रूफ ना आए, कि वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी बीम स्टैटिकली डिटरमिनेंट है। तो 3 ऑप्शन ये दे देगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, बन गया क्वेश्चन। कल को बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, तो क्या करेगा 3 ऑप्शन ये दे देगा, इसमें से कोई एक दे देगा, तो बन गया क्वेश्चन। क्या क्लियर है सबको? इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि सर हमको चलो ठीक है हम टेबल याद कर लेंगे, आपने बोला है तो हमको मानना पड़ेगा साहब, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ठीक है मान लिया। दूसरी चीज़ कि सर मान तो ले रहे हैं हम, बट सर इसको अगर प्रूफ करना पड़ जाए कि कब हम बोलते हैं कब नहीं बोलते हैं तो कैसे पता करेंगे? तो इधर देखो, इधर देखते रहो, ये सब नोट डाउन कर लिया, इधर देखते रहो कि कैसे पता करना है। सबसे पहले मैं इन सारी बीम्स का एक बार रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं, सबको एक बार रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं, उसके बाद इसमें से एक एग्जांपल लूँगा, इसमें से एक एग्जांपल लूँगा, कोई सा भी उठा लो, जो दुनिया जहाँ का जो मन कर रहा हो वो एग्जांपल इसमें से ले लो, तीनों में से कोई एक, इसमें से तीनों में से एक ले लो। अगर इसको लेंगे तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रूफ होना चाहिए, इसमें से किसी एक को ले रहे हैं तो स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रूफ होना चाहिए। इधर देखो, मैं अब सबसे पहले बात करूंगा, ये 6 बीम है, 6 बीम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसके बाद इसका प्रूफ कैसे करेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट का। इधर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, लाइक ठोकते रहो बिना पूछे। इधर देखो, मज़ा आ रहा है तो ठोकते रहो, नहीं मज़ा आ रहा है फिर भी ठोको, मज़ा आएगा ना, फिर नहीं ठोकोगे तो हमको भी फिर मज़ा नहीं आएगा ना। इधर देखो, सारा मज़ा खुद ही नहीं लेना, इधर देखते रहना है। क्या हो रहा है सर कि मैं एक एक करके सारी बीम्स को पहले क्या रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, सब जानते होंगे वैसे तो। सिंपली अगर मैं बात करता हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम की, सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे हम शॉर्ट में एसएस भी बोल देते हैं, और ये बीम कुछ इस तरह की बनी रहती है। इधर देखना कि ये कोई बीम है, मतलब कहने का ये बीम तो हमें दिखाई दे गई। सिंपली सपोर्टेड कब बोल रहे हैं, ये सपोर्ट जैसे जैसे हम चेंज करेंगे ऐसे ऐसे बीम की क्या है डेफिनेशन चेंज हो जाती है। इधर देखना कि मैंने एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया, ये जो सपोर्ट है अंदा भी बता देगा अब तो क्या है ये सपोर्ट, रोलर सपोर्ट है सर,
बिल्कुल सही है कि एक सपोर्ट मैंने यहाँ लगा दिया, लो ये क्या सपोर्ट है सर, हिंज सपोर्ट है। मीन्स अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ बीम इज सपोर्टेड बाय अ रोलर सपोर्ट एट द वन एंड एंड हिंज सपोर्ट एट द अदर एंड इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। डेफिनेशन कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह से सबको समझ आ जाएगा, बस ये रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, बार बार यूज होगा। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सब, मजा आ रहा है। इधर देखो दूसरी बीम मैंने बात की कैंटिलीवर बीम की, कैंटिलीवर बीम, लो कैंटिलीवर बीम हम जानते थे कि एक एंड से क्या हो, फिक्स हो, लो, और दूसरे एंड पे क्या हो, फ्री हो। उस बीम को बोलते हैं हम कैंटिलीवर बीम। शायद कल भी हमने डिस्कस किया होगा जब सपोर्ट डिस्कस कर रहे होंगे। इस बीम को बोलते हैं क्या है, कैंटिलीवर बीम। क्लियर है सबको? ये फिक्स सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, टेंशन नहीं लेनी है। इधर देखना तीसरा बीम हमने बोला ओवर हैंगिंग। लो नाम से ही पता चल रहा है सब कुछ, पढ़ने की ज़रूरत तो थी नहीं, बट फिर भी क्या है हम बता दे रहे हैं, कल को कोई क्वेश्चन मार्क ना करे सर आपने बीम तो बताई नहीं, SFD BMD डायरेक्ट पढ़ाने लग गए। इधर देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ ओवर हैंगिंग का मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम का कुछ हिस्सा हमने बाहर लटका रखा है। कि अगर मैं बीम के कुछ हिस्से को यहाँ लटका दूँ, सपोर्ट यहाँ लगा दूँ, तो कुछ हिस्सा ओवर हैंग कर रखा है, ऐसी बीम को बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। चाहे वो इधर कर रखा हो चाहे इधर कर रखा हो, ऐसी बीम कहलाती है ओवर हैंगिंग। बोलोगे सर एक ही साइड करेंगे क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों साइड कर सकते हैं, इधर भी ओवर हैंग करा दो इधर भी ओवर हैंग करा दो, तो बीम क्या बन गई, ओवर हैंगिंग बीम बन गई। तो क्या मतलब है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। ये रोलर सपोर्ट है लो, और ये हमने लगा दी क्या, बीम। क्या लगा दी, बीम लगा दी। एक हमने सपोर्ट लगा दिया यहाँ, और इस सपोर्ट को क्या बोलते हैं, हिंज सपोर्ट, सब जानते हैं, पिन लगा दी। और इस इतने हिस्से को हमने क्या करा दिया, ओवर हैंग करा दिया। ये जो पोर्शन है इसी को बोलते हैं ओवर हैंगिंग, ओवर हैंग, इसको बोलते हैं ओवर हैंग। बीम का कुछ हिस्सा हमने क्या करा रखा है, ओवर हैंग करा रखा है, इसीलिए इस बीम का नाम है ओवर हैंगिंग बीम। तीनों क्लियर होंगी, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथी बीम, क्या हमने बोला है कि अभी हमने बताया था कि ये तीनों बीम किस कैटेगरी में थी, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम की कैटेगरी में थी तीनों बीम। अब जो मैं बीम लिख रहा हूँ फोर्थ बीम, जो चौथी बीम है, एक बीम हमने लिखी थी फोर्थ, क्या बीम लिखी थी कोई मुझे बताया क्या, कॉन्टिन्यूस बीम। सर आपने अभी लिखा था कि कॉन्टिन्यूस बीम, लो सा लिखा था, बिल्कुल लिखा था, नो डाउट। अब होता क्या है वो भी देख लेते हैं कि सर क्या सर कि ये कोई बीम है, मुझको ज़रूरत ये पड़ गई कि सर मैंने एक रोलर तो यहाँ लगा रखा था एंड पे, कोई दिक्कत नहीं थी, एक हिंज भी यहाँ लगा रखा था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन सर ये मेंबर हमको वीक लग रहा था, बीच में से कहीं टूट ना जाए, इसीलिए हमको बीच में क्या लगाना पड़ा, एक सपोर्ट और लगाना पड़ा। मीन सिंपली सपोर्टेड बीम को और कई जगह से सपोर्ट कर दो इन बिटवीन द बीम, तो उसी को क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूस बीम। लोग यहाँ पे क्या लगा दो, सपोर्ट लगा दो कोई एक एक्स्ट्रा, तो ऐसी बीम को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बीम। क्लियर है ना? इधर देखना फिफ्थ बीम क्या है हमारी, फिफ्थ बीम है कि सर फिक्स बीम। लो 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 फिक्स्ड बीम का मतलब नाम से पता चल रहा होगा सर दोनों साइड क्या कर दो, फिक्स कर दो, वही बीम क्या कहलाएगी, फिक्स कहलाएगी। लो क्या सर मैं दोनों साइड से फिक्स कर दूं, बिल्कुल कर दो, मजा आ रहा है। और दोनों साइड से जैसे ही फिक्स किया, क्या ये जो बीम बनी, क्या ये जो बीम है वो क्या है, फिक्स्ड बीम है, बिल्कुल है। फिक्स का मतलब हिल भी नहीं सकती, डुल भी नहीं सकती, ना इधर जा सकती है ना इधर जा सकती है ना घूम सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 रिएक्शन आएंगी। कल ही हमने बात किया था, अगर फिक्स है एक पॉइंट से तो रिएक्शन तो आनी है 100%। क्लियर है? इधर देखो सिक्स बीम क्या बोलती है, सिक्स्थ बीम कौन सी थी कोई बताएगा? प्रॉप्ड कैंटिलीवर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बीम है जिसे ज़्यादातर लोग समझते नहीं है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। क्लियर है? और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कैसी होती है देखने में, इधर देखना कि सर हम जानते थे कि कुछ कैंटिलीवर बीम का रिप्रेजेंटेशन तो कुछ इस तरह था कि हमने ये बीम बना दी, ये क्या बना दी, बीम बना दी। लो क्या बन गया पता नहीं, तो ठीक है ये कैंटिलीवर बीम है कि यहाँ से सर फिक्स कर दो इसे, तो ये क्या हो गई, कैंटिलीवर बीम हो गई। अब क्या करना है सर, फ्री एंड पे हमें डाउट लग रहा है कहीं ये क्या झुक ना जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दो, फ्री एंड पे कोई सिंपल सपोर्ट लगा दो। सिंपल सपोर्ट 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए इस पे कोई सा भी सपोर्ट लगा दो, जो मर्जी हो, हिंज लगा दो, रोलर लगा दो, कुछ भी लगा दो, ऐसी जो बीम बनती है उसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर।
क्या ये 6 बीम का रिप्रेजेंटेशन सबको क्लियर हो गया? कल को कोई सी भी इस तरह का कोई भी हमको बीम का अरेंजमेंट दिख जाए, हम तुरंत बोल देंगे कौन सी बीम है, तुरंत बता देंगे ये ओवर हैंगिंग है, वो कॉन्टीन्यूस है, फिक्स है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर है और सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्लियर है ना? तो इस तरह से हमको पता चल गया कौन सी बीम क्या है। क्लियर है ना? अब हम देखेंगे कि सर ठीक है, हमको सारी बीम के नाम याद हो गए और अच्छे से इनके क्या है ये डायग्राम भी पता चल गए कैसे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अब सर हमको ये बताओ, काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है कि स्टैटिकली डिटरमिनेंट कैसे बोल दिया इन तीनों को, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट कैसे बोल दिया। इसके लिए हमें स्टैटिक वर्ड को समझना पड़ेगा और उसकी डिटर्मिनेसी को भी समझना पड़ेगा, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे। अब इधर आ जाओ, फोकस करो बोर्ड पे, सिर्फ इधर देखना, नजरें हटा मत लेना, नहीं तो क्या हुआ, भूचाल आ जाएगा। भूचाल, भूचाल क्या होता है कि सर पता ही नहीं चल रहा क्या होता है। इधर देखो, अब हम बात करेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेंट। स्टैटिकली डिटरमिनेंट, देखो हम बात कर रहे हैं क्या, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। इधर देखना, कब होती है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, वो समझना है कि व्हेन क्या, व्हेन नंबर ऑफ अननोन्स और क्या बोल सकते हैं हम, अननोन क्या होती है, रिएक्शन होती है, नंबर ऑफ अननोन्स और रिएक्शंस in a beam is less than or equal to number of useful equilibrium equations। इधर देखना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, बस एक ही डेफिनेशन इनकी क्या है, वो डेफिनेशन इधर देखना कि यहाँ पे बात की है उसने कि जो नंबर ऑफ हमारी रिएक्शंस हैं किसी भी बीम में या फिर नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो क्या होने चाहिए, या तो नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशंस जो हमारी इक्विलिब्रियम उनसे कम हो या फिर उसके बराबर हो, तब हम बीम को बोलेंगे क्या, स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम। और उसके बाद स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट कब बोलेंगे, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट बीम व्हेन नंबर ऑफ अननोन्स और क्या, और रिएक्शंस इन अ बीम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इधर देखना, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मतलब कहने का कुछ नहीं करना है, एक में तो कम और उसके बराबर हो, एक में क्या हो, ज़्यादा हो, तभी ये कंडीशन चेंज हो जाती है। एक बार क्या बनती है, स्टैटिकली डिटरमिनेंट, और दूसरी बार क्या बन जाती है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट। तो ये जो बीम कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, ये केस ऑफ क्या है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम। क्या इतना क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये आती है, सर ये यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या है, ये यूजफुल लिखने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल ज़रूरत थी, 100% ज़रूरत थी। अभी समझाएंगे कैसे, एग्जाम्पल लूँगा जब समझाऊंगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या है और उन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में से भी कौन सी यूजफुल हैं, उन्हीं को देखना है और किसी को देखना नहीं है। नंबर ऑफ रिएक्शन सब जानते हैं, कहाँ आएंगी, सपोर्ट पे आएंगी। सपोर्ट पे रिएक्शन कल ही मैंने बता दी थी, रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन, हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शन मैक्सिमम पॉसिबल हैं। सबको क्लियर है? अब इधर देखो, अगर मैं बात करूँगा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की, लो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती हैं पहले ये जान लो। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है, हम यहां पर सब क्या पढ़ रहे हैं, 2D प्लेन फिगर। 2D प्लेन फिगर इट मीन्स 2D प्लेन फिगर का मतलब क्या है, जेड एक्सिस क्या है, नेग्लेक्टेड, जेड एक्सिस की बात नहीं हो रही, और एक्स जेड और वाई जेड क्या है, प्लेन, ये भी क्या है, नेग्लेक्टेड।
जीरो हैं, मीन्स इनको हमें चेक ही नहीं करना है। बस हमको मतलब है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और एक्स जेड प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से, एक्स जेड नहीं सॉरी, एक्स वाई प्लेन से मतलब है। मीन्स एक प्लेन में एक रोटेशन पॉसिबल है, दो प्लेन में जाएंगे तो और रोटेशन होंगे। इधर देखना, तो 2D प्लेन फिगर में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहली इक्वेशन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अभी बताओ क्यों। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और थर्ड जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो क्या है, समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब ये हुआ, क्या हमने पहले जब मूवमेंट पढ़ा था, मूवमेंट को बोला था कि मूवमेंट हमेशा किसी न किसी पॉइंट के अबाउट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। दूसरा ही लेक्चर या फिर पहले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया होगा, आई थिंक वहाँ एक बार चेक कर लेना कौन से लेक्चर में था, पहले लेक्चर में होगा, कि मूवमेंट हमेशा पॉइंट के अबाउट निकलता है और वो बताता है कि वो ऑब्जेक्ट रोटेट तो नहीं कर रहा कहीं। मूवमेंट अगर कहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं रोटेट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे कोई स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब है जो जहाँ है वहीं रहना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। मीन्स अगर ये मार्कर है, मार्कर को मैं इक्विलिब्रियम में तब बोल सकता हूँ जब ये यहीं की यहीं रखा रहे। अगर ये यहाँ से मैं खींचता जा रहा हूँ, क्या ये इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं, अपनी पोजीशन से हटता जा रहा है, तो हम नहीं बोल सकते इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ, इक्विलिब्रियम में होने के लिए किसी भी फोर्स को लगना होना नहीं चाहिए। मींस ऑल द फोर्सेज बैलेंस होने चाहिए। सारे जो नेट फोर्सेज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जीरो होने चाहिए। नेट फोर्सेज का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्सेज आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, एक्सेलरेट करना जाएगा किसी न किसी एक्सेलरेशन से। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि इफ देयर इज एनी रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द बॉडी विल एक्सेलरेट इन दैट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसका मतलब बॉडी को एक्सेलरेटर करने नहीं देना है, रेस्ट में रखना है, तो नेट फोर्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये जीरो है क्या, बिल्कुल है, 100% है। कैसे है कि सर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है और मेरा हाथ ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसे नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हैं, दोनों आपस में बैलेंस है, इसीलिए रखा हुआ है। हाथ को हटा दूंगा ये नीचे चला जाएगा क्योंकि नेट फोर्स आ गया, ये कुछ एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ये सबको आते होंगे बेसिक कंसेप्ट। इधर देखो क्या इतना क्लियर सबको। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन रिएक्शन है, ये तीन हमारी इक्वेशंस हैं। तीन क्या है, इक्वेशंस, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो। और ये तीनों हमें इक्वेशन पता है। अब इन तीनों इक्वेशंस में से हमें पता होना चाहिए कौन सी यूजफुल होगी कैलकुलेशन करते दौरान, उन्हीं को हम ऑब्जर्व करेंगे, बाकी वो क्या कर देंगे, इग्नोर। मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इधर देखो क्या ये सबको क्लियर है डेफिनेशन। अब मैं एक एक एग्जांपल लूंगा दोनों बीम का और मैं प्रूफ करूंगा ये स्टैटिकली डिटरमिनेट है या स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। इधर देखो, ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए हम प्रूफ करेंगे। इधर देखना, क्या मिटा दूँ इसको, बिल्कुल मिटा दो सर, लो। अब मैं कोई एक बीम उठाता हूँ, कोई सी भी उठा रहा हूँ, मेरी मर्जी आई उसी को उठा लिया। उसके बाद चेक करूँगा क्या स्टैटिकली डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है। इधर देखो, लो कि सर क्या बीम उठाऊँ। सर एक बीम उठा लो जिसे हम बोलते हैं, बहुत हमारी फेवरेट है। क्या फेवरेट है, ओवर हैंगिंग। अरे सर ये कहाँ फेवरेट है, हम ओवर हैंगिंग इसलिए उठाएंगे क्योंकि यूज नहीं करता है कोई, हम ओवर हैंगिंग ही उठाएंगे। कैंटिलीवर सब यूज करते हैं, सिंपली सपोर्टेड यूज करते हैं। ओवर हैंगिंग का केस देखेंगे क्या उस पर स्टैटिकली डिटरमिनेट होगा या नहीं होगा। इधर देखना, लो 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 लो, क्या लो कि सर ये केस मैं चेक कर रहा हूँ, केस 1 कंसिडर कर रहा हूँ, ओवर हैंगिंग बीम का, ओवर हैंगिंग बीम। क्लियर है ना। ओवर हैंगिंग बीम बना लेते हैं पहले तो चुटकियों में, लो बना लो। ओवर हैंगिंग का मतलब है कि सिंपली सपोर्टेड बीम थी जहां एक रोलर लगा हुआ था, एक क्या कर रखी थी हमने, हिंज कर रखी थी। ये क्या हमारा हिंज सपोर्ट है और इसको थोड़ा सा क्या करा दिया, ओवर हैंग करा दिया। ये बीम बन गई हमारी ओवर हैंगिंग बीम। क्लियर है। हमने बोला है कि स्टैटिकली डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट पता करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ रिएक्शंस पता करनी पड़ेंगी कि नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या है वो बता दो सर। नंबर ऑफ रिएक्शंस बताने के लिए कोई मुझे बताएगा, यहाँ 2 सपोर्ट लगे हुए और दोनों सपोर्ट क्या है, एक सपोर्ट रोलर है, एक सपोर्ट क्या है, हिंज। तो हम जानते हैं यहाँ मैक्सिमम रिएक्शन इस पे 1 आ सकती है, इस पे 2 आ सकती है। तो टोटल रिएक्शन कितनी हो गई, कितनी हो गई टोटल रिएक्शन इस बीम पे, टोटल रिएक्शन कितनी हो गई कि सर 1 यहाँ आएगी, 2 यहाँ आएंगी, कितनी रिएक्शन हो गई, 3 हो गई और सब लुढ़क गए, पेपर में हो गए फेल। बोलो सर कैसे। सर आप जो बता रहे थे वही तो हम बोल रहे हैं, फिर भी फेल हो गए। ये तो क्या हो गया, अचंभा ही हो गया। अब इधर देखो, क्या इस पर कोई लोड लगा है क्या, क्या बोल रहे हैं, इस पर कोई भी लोड लगा है क्या।
सर इस पर लोड तो है ही नहीं। जब लोड ही नहीं है तो रिएक्शन कहाँ से आ जाएंगी? क्योंकि इधर देखो कि ये जो बीम है, अभी अजम्पशन लिखाएंगे कुछ, सॉम को पढ़ने के लिए कुछ अजम्पशन होते हैं कि जो मेंबर है उसका सेल्फ वेट हम नेगलेक्ट करते हैं। अगर इसका सेल्फ वेट नेगलेक्टेड है तो इसका मतलब यहाँ रिएक्शन तभी आएंगी जब कोई ना कोई लोड लगा होगा ऊपर। कुछ भी लगाओ, चाहे मूवमेंट लगाओ, चाहे रिएक्शन लगी हो, कुछ भी लगाओ, चाहे क्या लगाओ, पॉइंट लोड लगाओ, पॉइंट मूवमेंट लगाओ, यूडीएल, यूवीएल, ईच एंड एवरी लोड हमें पता है, चाहे कोई सा भी लोड लगाओ तभी यहाँ रिएक्शन आ सकती है। लो मैंने बोला सर ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक लोड लगा के भी देखा जाए कि क्या फील हो रहा है। लो फील करा दो। मैंने बोल दिया कि ये कोई लोड है, पी लोड। क्या है? पी लोड लगा दिया हमने, और ये पी लोड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ इसे धकेल रहा होगा, और अगर नीचे की तरफ धकेल रहा है तो इन दोनों सपोर्ट क्या कर रहे होंगे? इसे सपोर्ट रिएक्शन दे रहे होंगे। इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में दो रिएक्शन आएंगी, एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी। लो मज़ा आ गया। लो क्या आ गया? मज़ा आ गया कि सर हम जानते हैं रोलर में तो एक ही रिएक्शन होती है जो वर्टिकल रिएक्शन, और यहाँ पे मैं अगर इस ए पॉइंट कंसीडर करता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आर ए वर्टिकल रिएक्शन आ गई और यहाँ पे भी एक आर बी वर्टिकल आ गई। हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जब कैलकुलेशन करेंगे तब अपने आप निकल के आ जाएगी। अभी हम जान लेते हैं कि आर ए वर्टिकल, आर बी वर्टिकल, क्योंकि दो रिएक्शन, इस पर भी दो रिएक्शन आती है, इस पर एक आती है, तो एक आ गई, इस पर बिल्कुल आ गई। सर इस पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी क्या? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तब आएगी जब मैं क्या कर दूं? हॉरिजॉन्टल लोड लगा दूं। अब बोलो सर हॉरिजॉन्टल लोड कैसे लगाएं? लो लगा दो। मैंने इस बीम को यहाँ से खींच लिया, P1 लोड से इधर खींचा, इसका मतलब इसको सिर्फ ये पिन जो लगी है, पिन यही सपोर्ट कर रही होगी। ये तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा था, यहाँ पिन थी नहीं, यहाँ पे तो पिन है ही नहीं। ये क्या है? रोलर सपोर्ट है ना, ये क्या है? रोलर सपोर्ट है। इसका मतलब अगर मैं इस पिन को हटा देता तो ये खिंची चली जाती। तो इसे रोक कौन रहा है? पिन रोक रही है। और अगर ये पिन रोक रही है, इसका मतलब इसको रोकने के लिए एक रिएक्शन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ रही होगी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं कि आर बी हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। क्लियर है ना? अब हमको पता चल गया नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 1 2 3। ये तो लोड क्या है? नॉन है। और यहाँ पे लिख लेना, कंफ्यूज मत होना कि सर इनकी वैल्यू पता क्या है। P1 एंड PR क्या है? नॉन लोड्स। क्लियर है ना? तो हम तुरंत बोल देंगे, कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ अननोन्स बोलो, अननोन्स एंड रिएक्शंस क्या है? कितनी है? 3 है, कोई डाउट नहीं है। कौन कौन सी? दैट इज आर ए वर्टिकल, आर बी वर्टिकल, आर बी हॉरिजॉन्टल। ये नंबर ऑफ रिएक्शन है हमारी 3। क्लियर है ना? ये तो हमने अपनी मर्जी से लगाए ना, लोड लगा के ही तो चेक कर रहे हैं। लोड अगर नहीं लगाएंगे तो कोई रिएक्शन आएगी नहीं, फिर कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है ना? इसका मतलब लोड लगा के देखा, नंबर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई? 3 आ गई। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इन नंबर ऑफ रिएक्शंस को निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या है। क्या वो सारी इक्वेशंस लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। इधर देखना कि सबसे पहली इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करूँगा। यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन कौन सी हो सकती है? यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इधर देखना कि सबसे पहले सर हम जानते हैं समेशन ऑफ fx इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। मीन्स ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ। सर बिल्कुल लगाए, ये लगाए। इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए और हमने रिएक्शन इस डायरेक्शन में मान ली है। ये क्या है? अज्यूम रिएक्शन है, सारी अज्यूम डायरेक्शन है। तो हमने अगर इस डायरेक्शन में मानी है तो हम तुरंत लिख सकते हैं कि P1 अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ उस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मैं क्या मानूंगा? इसे नेगेटिव मानूंगा। माइनस के RBH इक्वल टू 0 होगा, 100% 0 होगा। क्या यहाँ से RBH की वैल्यू निकल के आ रही है? क्या P1 आ रही है निकल के। इसका मतलब अगर RBH पॉजिटिव आ गया तो अज्यूम डायरेक्शन क्या है? करेक्ट है। हम तुरंत लिख देंगे अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रिएक्शन को मैं कैलकुलेट करने के बाद अगर मेरा पॉजिटिव आता है रिजल्ट, तो मैंने जो डायरेक्शन मानी है वो क्या होगी? हमेशा 100% सही होगी। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाता तो हमने जो डायरेक्शन मानी है वो क्या हो जाती? उल्टी हो जाती। इधर देखना कैसे कि अगर मैं इसको इधर मानता, क्या मानता? इधर मानता, तो क्या फील नहीं होता इधर से एक लोड लग रहा है, एक लोड इधर से लग रहा है? क्या इसको खींच नहीं ले जाते? क्या खींच पाओगे क्या? अगर खींच ले गए तो क्या ये बीम इक्विलिब्रियम में रह पाएगी क्या? अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रही तो सारे कंसेप्ट ही फेल हो गए। क्योंकि जितनी भी डिजाइन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट ही है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक भी चीज़ हिल नहीं जानी चाहिए अपनी जगह से। अगर हिल गई तो वो हमारी डिजाइन क्या है? सब फेल है। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम स्टैटिकली ही डिजाइन करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को स्टैटिकली डिजाइन करेंगे। तो बोलोगे सर ये मूविंग फिर क्या होगा?
मूविंग जो होता है वो अलग से सब्जेक्ट बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, हम मैकेनिकल पार्ट्स जो हमारे होते हैं, मैकेनिकल एलिमेंट्स होते हैं या फिर मशीन एलिमेंट होते हैं, उनकी डिजाइन करते हैं, वो मूवमेंट के दौरान होते हैं। क्लियर है ना? इधर देखो, इतना क्लियर सबको? अब क्या मैं दूसरी इक्वेशन से लिख सकता हूँ? दूसरी इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 का मतलब है एक लोड वाई डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, 2 लोड ऊपर लग रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इनको पॉजिटिव मानता हूँ तो इसे नेगेटिव मानना पड़ेगा। लो मान लो, क्या मैं लिख सकता हूँ, आर ए वर्टिकल पॉजिटिव प्लस आर बी वर्टिकल पॉजिटिव। क्यों, समेशन निकाल लेना, समेशन का मतलब ये ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ये नीचे जा रहा है तो माइनस के पी इक्वल टू 0, मीन्स आर ए वर्टिकल प्लस आर बी वर्टिकल इक्वल टू क्या हो गया, पी आ गया। और एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। बोलो सर दो इक्वेशन तो यूज हो चुकी हैं, दोनों इक्वेशन क्या हो गई, यूज। क्या इस इक्वेशन से मैं 2 अननोन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अब क्या करें, अब क्या करें सर, अब तो प्रॉब्लम हो गई। अब सर एक और इक्वेशन पता है हमको, क्या, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट क्या बताओ, इक्वल टू 0 बताओ। क्या कोई मुझे बता सकता है मूवमेंट इसके अबाउट लूँ, इसके अबाउट लूँ, इसके अबाउट लूँ, किसी के भी अबाउट लूँ, हर किसी के अबाउट मूवमेंट 0 आना चाहिए। क्योंकि मूवमेंट का मतलब है कि अगर मूवमेंट किसी के अबाउट अगर 0 नहीं आया मीन्स नॉन 0 आ गया, तो वो ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा। और अगर ये रोटेट करने लग गया तो क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसका मतलब हर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब डिपेंड करेगा हम किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। तो आसानी के लिए बता रहा हूँ, हमेशा उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है जहाँ नंबर ऑफ अननोन्स क्या हो, ज़्यादा हो। मीन्स इस पॉइंट पे नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, ज़्यादा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे इसी फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इस फोर्स की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो मूवमेंट इन दोनों का 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सिर्फ इसका मूवमेंट आएगा, इसका मूवमेंट आएगा, और इसका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसी लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है। समझ आ रही ना बात? इसी लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है। तो हम यहाँ पे मूवमेंट इक्वेशन भी यूज कर लेंगे। मीन्स थर्ड इक्वेशन जो हमारी है वो क्या है, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब एक इसके अबाउट आएगा मूवमेंट, एक इसके अबाउट आएगा, और एक इसके अबाउट तो आएगा ही नहीं। तो इन दोनों के अबाउट जो आएगा वो आर ए वर्टिकल बता देगा। तो यहाँ से अब मैं निकाल नहीं रहा, कैलकुलेशन करना आगे सिखाएंगे। यहाँ से आर ए वर्टिकल भी क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, 3, 1 2 3, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी यूज हुई, 1 2 3, तीनों यूज हो गई। और हमने अभी बताया कि सिंस क्या, हेंस नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। बिल्कुल है, नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। हेंस हम बोल देंगे क्या है, हेंस क्या है, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। और हमने क्या इस बीम को स्टैटिकली डिटर्मिनेट की बीम की कैटेगरी में डाला था? बिल्कुल डाला था। क्या किसी कोई दिक्कत नहीं? बोलोगे सर आपने तो अपनी मर्जी से कर दिया, ऐसा वैसे होता नहीं। अगर मैं एक लोड हटा दूं, देखो फिर भी किसी को क्या हो, चाहत हो कि नहीं सर हम तो एक चाहत को अपनी को पूरा करना चाहते हैं। वो चाहत क्या है कि सर ये लोड आपने लगा दिया इसीलिए तो हो गया है। क्या किया है, ये लोड आपने लगा दिया है P1, इसीलिए तो ये 3 के बराबर 3 आ गया है, नहीं तो आता ही नहीं। लो फिर भी देख लो, मैं इस लोड को हटाऊंगा तो हटा दो, लो हटा दो। इस लोड को हटाऊंगा, अंधा भी बता देगा कि जैसे ही हॉरिजॉन्टल लोड हटाया, क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। लो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी क्या हो गई, तबाह हो गई। क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तभी आ सकती है जब हॉरिजॉन्टल लोड लगाओ। इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे क्या है, 0 है, और 100% 0 है, नो डाउट। क्लियर है ना? अब यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने बचे, 1 2। लो यहाँ पे क्या कर दो, 2 कर दो करेक्शन। और क्या है दोनों, इस RBH को हटा दो। लो क्लियर है ना? क्या अब इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत है क्या? ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं लगा तो इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत क्या है? ये इक्वेशन को भी उड़ा दो। लो ये इक्वेशन को जैसे ही उड़ाएंगे, उड़ाने के बाद क्या मिला, हमको इसकी जरूरत ही नहीं थी। नो नीड ऑफ यूजिंग समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब एक इक्वेशन ये यूज होगी, एक इक्वेशन ये यूज होगी। अब नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, एक ये और एक ये। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या है, 2, 1 और 2। नंबर ऑफ अननोन्स भी क्या हो गए, अब 2 हो गए। क्या फिर से स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं हो गया क्या? 100% हो जाएगा। कैसे भी लोड लगा के देख लो, ये बीम हमेशा स्टैटिकली डिटर्मिनेट है।
ये बीम क्या है, हमेशा स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है? क्या सब लोग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम को भी सॉल्व कर लेंगे? इधर देखना, इधर देखो, अभी मैं एक बीम ले रहा हूँ, किसी की मर्जी हो, अभी तुरंत बताते हैं। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, एक बीम ले रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारी बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर ही ले लेते हैं। सबको लगेगा कि सर क्या उल्टा सीधा नाम है, इसी को लो, इसी को लो, इसी को समझना चाहते हैं हम। तो समझना चाहते हो तो जल्दी समझो। लो कि सर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम अगर हमें पता करना है तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या? प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ये एग्जांपल है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। और अगर ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है तो किस तरह की होगी? इधर देखना, ये हमारी कोई बीम है, ये क्या है? कोई बीम है, देखते रहना बड़े मज़े से। और यहाँ पे मैंने एक कोई सपोर्ट लगा रखा है, कुछ इस तरह का सपोर्ट है, इसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। क्लियर है? अब मैं जानना चाहता हूँ सर इस पर कितने अननोन रिएक्शन है, कितने अननोन रिएक्शन है। मैंने हिंज सपोर्ट लगाया। क्या लगाया? हिंज सपोर्ट। ये हिंज सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आ सकती है? मैक्सिमम 2 रिएक्शन आ सकती है हिंज पे। यहाँ पे क्या होता है, रोलर होता तो 1 आती, हिंज है तो 2, और यहाँ फिक्स है तो मैक्सिमम 3 आ सकती है। यहाँ पे आ सकती है नहीं अभी। क्यों? क्योंकि कोई लोड नहीं लगा। और वेट ऑफ द मेंबर क्या है? नेग्लेक्टेड है। एज्यूम करते हैं हम वेट ऑफ द मेंबर कंसीडर ही नहीं करना है। यहाँ सॉम में वेट ऑफ द मेंबर कंसीडर नहीं होगा तो यहाँ पे हमें एक लोड लगाना पड़ेगा। लो मैं एक ही लोड लगा के देखता हूँ। लो एक लोड लगाया सर, हम वर्टिकल लोड लगाते हैं, कोई पी लोड। वर्टिकल लोड जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे तो 3 और रिएक्शन आएंगी, मतलब आती हैं, मैक्सिमम 3 आती हैं। क्या वर्टिकल आएगी? 100% आएगी। जैसा लोड ऐसी रिएक्शन तो आनी है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूँ तो आर ए वर्टिकल हो जाएगी। इस पॉइंट को अगर मैं बी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, जो क्या होगी? आर बी वर्टिकल। क्या यहाँ दोनों पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी सर। लो क्या इन दोनों पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड लगा ही नहीं है। तो यहाँ की आर बी हॉरिजॉन्टल भी क्या हो गई? 0 हो गई। आर बी हॉरिजॉन्टल भी क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ आर ए हॉरिजॉन्टल भी क्या हो गया? 0 हो गया। बिकॉज नो हॉरिजॉन्टल लोड। याद रखना हमेशा, नो हॉरिजॉन्टल लोड। अगर हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं है तो इधर कोई खींच ही नहीं रहा होगा तो रिएक्शन कहाँ से आएगी? रिएक्शन तब आएगी जब एक्सटर्नल कॉज इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा होगा, तो जहाँ पे सपोर्ट है वो उसे रोक रही होगी। क्या इतना क्लियर है? इधर देखो, अब मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे तो रिएक्शन 2 ही होती थी, दोनों हमें पता चल गया, आर बी एच 0, आर बी बी 0। यहाँ पे रिएक्शन 3 होती है, आर ए वर्टिकल, आर बी हॉरिजॉन्टल। एक तो 0 हो गई क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। बट क्या मूवमेंट आएगा? 100% आएगा। इसकी वजह से ये मूवमेंट, ये रोटेट करने की कोशिश कर रही होगी, पर इसे रोक रखा है किसने? इसने, फिक्स सपोर्ट ने रोक रखा है। तो अगर मूवमेंट आ रहा होगा तो इसकी वजह से मूवमेंट रिएक्शन और आ जाएगी, जिसे हम एम आर बोल दें। इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ अननोन्स जो होंगे कितने हो गए? 3 हो गए। 1 2 3। क्लियर सबको? आर बी वर्टिकल, आर ए हॉरिजॉन्टल, और ये दैट इज कौन कौन से हैं? आर बी वर्टिकल, आर ए वर्टिकल, और क्या है? मूवमेंट रिएक्शन। क्लियर है? अब नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन देखते हैं। क्या हॉरिजॉन्टल लोड लगा है? बिल्कुल नहीं लगा। अगर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल जो बैलेंसिंग इक्वेशन थी वो तो यूज होगी नहीं। मींस नो हॉरिजॉन्टल लोड, नो हॉरिजॉन्टल लोड, therefore no use of summation of fx equal to 0 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इस इक्वेशन का कोई भी यूज है ही नहीं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इक्वेशंस का यूज तो है नहीं, पर वर्टिकल का तो होगा। मीन्स एक इक्वेशन ये यूज हो सकती है हमारी, समेशन ऑफ एफ वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, यूजफुल है। ये क्या है? यूजफुल। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है? समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू क्या होना चाहिए? अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। और इसकी भी हेल्प से भी क्या निकालेंगे हम इक्वेशन? ये भी क्या है? यूजफुल है। अब इधर प्रॉब्लम ये आ गई, इधर देखना कि नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन 2। हम तुरंत बोल देंगे नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है हमारी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन वो कितनी है? 2 है। इसका मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2 आ गया तो क्या हो जाएगा? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। क्या इतना क्लियर है? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम हो गई। कि मतलब क्या? अब एक चीज़ फील करना कि सर 2 रिएक्शन, मतलब 2 इक्वेशन क्या है? 2 इक्वेशन, 3 अननोन कभी सॉल्व हो सकते हैं क्या? सर अब प्रॉब्लम हो गई, सर के बाल खड़े हो गए। अब करें क्या?
करें क्या कि हमारे पास इक्वेशन 2 हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आ गई, 1 2 3। अब 2 इक्वेशन से 3 अननोन का भी सॉल्व हुए हैं ज़िंदगी में आज तक? बिल्कुल नहीं हुए। तो फिर अब करें क्या ये सॉल्यूशन होगा नहीं क्या इसका? बहुत से लोग बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, ये वाहियात बीम है और वाहियात बीमों के सॉल्यूशन होते नहीं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट में भी आए, इंजीनियरिंग सर्विस में भी आए, और जैसे ही वाहियात समझ के चले गए तो सब कुछ क्या हो जाएगा, वहीं वाहियात हो जाएगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है ना? पेपर में कुछ भी नहीं करने का बचेगा। इधर देखो, इसीलिए हमें पहले ही प्रिपेयर होना है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जरूरी, हमने ये तो बोला नहीं इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये तो ऐसा बोला ही नहीं है। सॉल्यूशन 100% होगा, लेकिन हमने ये बोला है स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं है। मींस इसमें इक्विलिब्रियम की इक्वेशन 2 ही यूजफुल हो रही हैं, इसीलिए इसको स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बोला है। तो तीसरा अननोन निकलेगा कैसे, उसे बोलते हैं कॉम्पिटेबिलिटी इक्वेशंस। तीसरी इक्वेशंस जो यूज होगी उसे बोलेंगे कॉम्पिटेबिलिटी इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है कि अगर मैं इसको सपोर्ट को नहीं लगाता तो यहाँ कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता। अब उस डिफ्लेक्शन को यहाँ पे जीरो किसने किया है, सपोर्ट ने। तो इस सपोर्ट की वजह से ऊपर कुछ डिफ्लेक्शन जा रहा होगा और इस लोड की वजह से नीचे कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। वो दोनों डिफ्लेक्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो नेट डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा और उसे इक्वेट कर देंगे। यहाँ से ये रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास आरबी वर्टिकल। क्या इतना क्लियर सबको? और इसी तरह के क्वेश्चन गेट में पूछे गए, और इस तरह के क्वेश्चन अगर गेट में आते हैं तो हमको ये सारे कंसेप्ट क्या है अच्छे से समझने, तभी हम जाके क्या कर पाएंगे, अच्छे से कमांड बना पाएंगे। इतना क्लियर सबको? आज हमने पढ़ा है, इधर समझ लो, आज हमने पढ़ा है बीम। बीम क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है, कैटेगरी भी डिफाइन किया है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, इंडिटर्मिनेट बीम, कौन सी स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, इंडिटर्मिनेट है, कैसे प्रूफ करते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या है, सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है और बहुत कंसेप्चुअल है, सिंपल है बट कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो